आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदू लॉ। निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी अनुवाद है? ऑप्शन है पंचतंत्र, दाय भाग, मनुस्मृति या हितोपदेश। तो इसमें हो जाएगा मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति ये प्राचीन हिंदू कानून ग्रंथ है और इसके रचनाकार थे मनु। और इस ग्रंथ की रचना की बात की जाए तो ये 200 BC से लेकर 200 AD के बीच इसकी रचना माना गया है और यह ग्रंथ वर्तमान समय में भी भारतीय कानून प्रणाली के लिए सहायक ग्रंथ का कार्य कर रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं? ऑप्शन है झेलम, व्यास, सतलज और तीस्ता। तो इसमें हो जाएगा तीस्ता नदी जो कि सिंधु की सहायक नहीं है, बाकी झेलम, व्यास और सतलज सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला बात करेंगे कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में पहला समर्थ व्यक्ति कौन था? ये थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने अशोक के शिलालेखों को 1837 में सबसे पहले पढ़ा था। अगला है हड़प्पा संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस युग से है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन है प्रस्तर, लौह युग, ताम्र युग, कांस्य युग। तो हड़प्पा संस्कृति का संबंध हो जाएगा प्रस्तर युग से, यानी कि पत्थर का युग, क्योंकि हड़प्पा कालीन में लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे अपने खाने के लिए, हंटर के लिए, तो इसलिए हड़प्पा संस्कृति का संबंध प्रस्तर युग से है। अगला बात करेंगे, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के लिए जल की व्यवस्था होती थी कहाँ से? नदियों से, नहरों से, तालाब से या कुएं से? तो ये हो जाएगा कुओं से। मोहनजोदड़ो को जो विशाल स्नानागार थे इसके लिए जल की व्यवस्था होती थी कुओं से। अगला हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो स्नानागार के निकट स्तूप का संबंध किस काल से है? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या फिर वाकटक काल। तो इसमें हो जाएगा कुषाण काल, यानी कि जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार है उसके निकट जो स्तूप है उसका संबंध है कुषाण काल से। अगला है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किस पुरा स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बनवाली, सुरकोटदा या फिर कालीबंगा। तो जो मृतकों का टीला है वो संबंधित है मोहनजोदड़ो से। अगला है अभिनव भारत का संबंध किससे था? क्या यह क्रांतिकारी संगठन था, क्रांतिकारी समाचार पत्र था, समाज सुधारक संगठन था या राजनीतिक आंदोलन था? तो ये था क्रांतिकारी संगठन। अभिनव भारत का गठन किया गया था सावरकर बंधुओं के द्वारा नासिक में इस पर गठन किया गया था सावरकर बंधुओं के द्वारा। अगला बात करेंगे लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सरदार मोहन सिंह, उधम सिंह, भीकाजी कामा या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला है आज़ाद हिंद फौज के जवानों को गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी किसने दी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर सी राजगोपालाचारी। तो इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद हिंद फौज के जो जवान थे उनको गुमराह देशभक्ति की संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर दांडी मार्च। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, लाला हरदयाल या रामप्रसाद बिस्मिल। तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने 1913 में। हिंदी भाषा के विकास में किस संगठन का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? आर्य समाज का, प्रार्थना समाज का, रामकृष्ण मिशन का या फिर एशियाटिक सोसाइटी का? तो इसमें आर्य समाज हो जाएगा, क्योंकि आर्य समाज का स्वदेशी पर काफ़ी बल था और आर्य समाज का मानना था कि जो बुरी से बुरी स्वदेशी व्यवस्था है या फिर स्वदेशी वस्तु विदेशी वस्तु से अच्छी होती है, और इसी विश्वास के तहत जो है आर्य समाज ने स्वदेशी पहनावों से लेकर स्वदेशी भाषा तक भी बल दिया था। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, भीकाजी कामा या फिर भगिनी निवेदिता। तो इसमें हो जाएगा एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है वांडीवास के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ कब था? ये हुआ था 1760 में। किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में। तो इसमें फ्रेंच पराजित हुए थे, यानी कि अंग्रेज विजयी हुए थे। वांडीवास के युद्ध के बाद ही जो है भारत से फ्रांसीसियों का पतन हो गया था और जो अंग्रेजी और इस टाइम पे जो अंग्रेजी सेनापति था आयरकूट, उसने फ्रांसीसी सेनापति बूसी को इस युद्ध में कैद कर लिया था।
अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सत्याग्रह समिति का गठन किया था उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके हो जाएंगे सुचेता कृपलानी। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सत्याग्रह समिति का गठन किया गया था उसके संस्थापक थे सुचेता कृपलानी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के इल्बा से पेरिस से की थी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर या बी आर अम्बेडकर। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की इल्बा से पेरिस से की थी। गांधी बनाम लेनिन के पुस्तक कौन थे? एन एम रॉय, एस ए डांगे, किया मुंशी या डॉक्टर के कटुल्य। तो इसके हो जाएंगे एस ए डांगे ने लिखी थी गांधी बनाम लेनिन। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल या कण्व काल। तो सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किया गया था गुप्त काल में। अगला बात करेंगे गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन है विष्णु, शिव, रुद्र या ब्रह्मा। तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माने जाते थे विष्णु। अगर बात करें गुप्त काल की तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर था और गुप्त काल के जो अधिकांश शासक थे वो वैष्णव मतावलंबी होने के कारण वो क्या थे? विष्णु के उपासक थे। इन्होंने ही विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए थे। यानी कि गुप्त काल में ही विष्णु के अनेक मंदिर का निर्माण किया गया है और विष्णु और गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथ की रचना की गई थी। और जो गुप्त शासक थे इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। यानी कि गुप्त शासकों को क्या कहा जाता था? ये परम भागवत की उपाधि धारण की थी इन्होंने। अगला है फाहयान निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के समय में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर श्रीगुप्त। तो इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा करने। नेक्स्ट है किस तुर्की शासक का उपनाम लाख बख्श था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मुबारक शाह। तो इसमें हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये जो है लाखों में दान करता था और इसकी वजह से इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। और ये जो इसकी दानशीलता थी इसी वजह इसे जमाने का हातिम भी कहा जाता था। अगला है सल्तनत काल के किस शासक ने राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या की थी? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या जलालुद्दीन खिलजी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए बलबन। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या की थी। अगला है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए बलबन का कौन योग्य पुत्र मारा गया था? इसमें मोहम्मद खां, बुगरा खां, कैखुसरो या कैकुबाद। तो इसमें हो जाएगा मोहम्मद खां। ये बलबन का पुत्र था और ये मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। नेक्स्ट है किस शासक को अंतर्विरोधों का मिश्रण कहा गया है? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उसके कई कार्य ऐसे होते थे जो कि प्रजा के लिए हितकारी होते थे, लेकिन साथ ही वो क्या होते थे? वो राज्य और प्रजा के लिए विनाशकारी भी होते थे। जैसे कि उसने राजधानी का परिवर्तन किया था और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था और उसका खुरासिन और कराचिल जो अभियान था वो काफ़ी विनाशकारी थे। इस कारण इसे अंतर्विरोधों का मिश्रण कहा गया। नेक्स्ट है कश्मीर के अकबर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन है जैन उल आबदीन, सिकंदर, बुतारी शिकन, शाह हमदानी या शाह शमशुद्दीन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अगला बात करेंगे स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी हरिहर एवं बुक्का या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। तो स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का। ये दोनों लोग भाई थे और ये दोनों ही मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन कार्य करते थे। तो इन्होंने जो दक्षिण के प्रसिद्ध संत थे विद्यारण से आशीर्वाद प्राप्त किया था और क्या क्या विद्रोह करके स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। अगला बात करेंगे शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बहार खां लोहानी या ऑप्शन डी हसन खां। तो इसमें हो जाएगा बहार खां लोहानी। जो बहार खां लोहानी था उसने जो है बहार खां लोहानी ये शेर शाह का संरक्षक था और इसी ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि जो शेर शाह था वो बहुत ही साहसी प्रवृत्ति का था और इसने जो है इसके बारे में कहा जाता था कि उसने जो एक शेर था उसको एक ही तलवार से एक ही बार में मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए इसके संरक्षक बहार खां लोहानी ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी।
अगला है हम शिवाजी को एक वृत्त की तरह बांध देंगे, ऐसा औरंगजेब को किस ने आश्वासन दिया था करने का। तो यह है ऑप्शन जय सिंह, अफजल खां, शाइस्ता खां या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसमें हो जाएगा जय सिंह। जो जय सिंह था इसने औरंगजेब को आश्वासन दिया था कि हम शिवाजी को एक वृत्त की तरह बांध देंगे। अगला बात करेंगे शिवाजी को अलाउद्दीन और तैमूर लंग का हिंदू संस्करण किसने कहा था। तो इसमें ऑप्शन है खाफी खां, मुकर्रब खां, स्मिथ या औरंगजेब। तो इसमें हो जाएगा खाफी खां। खाफी खां ने जो है शिवाजी को अलाउद्दीन और तैमूर लंग का हिंदू संस्करण कहा। अगला ऐमा क्या थी। ये प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए दी गई भूमि थी, या फिर धर्म परिवर्तन के लिए दी गई भूमि, या फिर युद्ध पुरस्कार था, या फिर वजीफा था। तो ऐमा जो है वो प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए दी गई भूमि होती थी। अगला है शाहजहां का दरबारी इतिहासकार कौन था। ये मुतमिद खां था, अब्दुल हामिद लोहारी था, अफीफ था या मिनहाजुद्दीन था। तो इसमें हो जाएगा अब्दुल हामिद लोहारी जो है वो शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था। अगला बात करेंगे तारीख अलाई। तारीख अलाई पुस्तक का लेखक कौन था। ऑप्शन है अमीर खुसरो, अबुल फजल, खफी खां या मुल्ला दाऊद। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन है अमीर खुसरो तारीख अलाई पुस्तक का लेखक था। अगला है ताजमहल का पूर्ववर्ती रूप किस इमारत को कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, गयासुद्दीन का मकबरा या इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती रूप कहा जाता है। नेक्स्ट है शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत क्या था। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री या फिर सेनापति। तो जो शिवाजी के अष्टप्रधान थे उनमें सुमंत था, वो था विदेश मंत्री। शिवाजी के शासन में शिलाहार से क्या तात्पर्य था। ऑप्शन है घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक, नौ सैनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शिवाजी के शासन में शिलाहार था वो था एक घुड़सवार सैनिक। घुड़सवार सैनिक को शिलाहार कहा जाता था शिवाजी के शासन में। विजयनगर साम्राज्य में तलर नामक अधिकारी होता था। तलर से क्या तात्पर्य है। गांव का कोतवाल या फिर गांव का हिसाब रखने वाला या फिर गांव का धर्म प्रधान या फिर गांव किसानों का प्रमुख। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, गांव के कोतवाल को तलर कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। अगला बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है अडवने या कंदाचार या नाडू या वेंडे। तो जो सैन्य विभाग था विजयनगर साम्राज्य में उसे कंदाचार कहा जाता था। नेक्स्ट है अमुक्तमाल्यदा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयाली। तो ये लिखी गई थी तेलुगु में और इसके रचनाकार है आंध्र पितामह। आंध्र पितामह जो कि राजा कृष्णदेवराय थे। और यह पुस्तक आधारित है राजनीति पर, यानी कि अमुक्तमाल्यदा पुस्तक अगर क्वेश्चन में किस पर आधारित है तो ये आधारित है राजनीति पर। और ये जो पुस्तक है वो तेलुगु भाषा में लिखी गई है, जो आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा है तेलुगु, उसी के बारे में लिखी गई है। तेलुगु कहाँ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट है विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। कृष्णदेव राय, राम राय, शिवाजी या बुक्का प्रथम। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन है कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। अगला बात करेंगे दल खालसा नामक संगठन का किसने बनवाया था। कपूर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी या फतेह सिंह। तो दल खालसा नामक संगठन बनाया था कपूर सिंह ने। नेक्स्ट बात करेंगे जाट जाति के प्लेटो के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है सूरजमल, बदन सिंह, चूरामन या राजा राम। तो जाट जाति के प्लेटो के रूप में जाना जाता है बदन सिंह को। नेक्स्ट बात करेंगे अंग्रेज दूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसमें हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में आया था अंग्रेज दूत सर टॉमस रो। अगला बात करेंगे खुसरो को सहायता करने के आरोप में किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी दी थी। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास या फिर गुरु हरकृष्ण। तो इसमें हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। तो जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने खुसरो को सहायता दी थी, इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। अच्छा खुसरो था कौन। खुसरो जहांगीर का पुत्र ही था। उसने जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। और ये गुरु अर्जुन देव वो सिख के 5वें गुरु थे। इन्होंने और इन्हीं का जाके समर्थन किया था खुसरो ने। और गुरु अर्जुन देव कौन थे, ये थे सिख के 5वें गुरु और इन्होंने खुसरो का समर्थन किया था। और इसी के कारण जहांगीर इनसे अप्रसन्न होकर इनको फांसी पर लटका दिया।
नेक्स्ट बात करेंगे बंगला रामायण के रचयिता कौन है। कृत्तिवास ओझा, मालधर बसु, जयदेव या रितेश गांगुली। तो इसमें हो जाएगा कृत्तिवास ओझा ने बंगला रामायण की रचना की है। अगला है जहांगीर के शासनकाल में आईने दशाला प्रणाली की शुरुआत दक्षिण में किसने की थी। टोडरमल या फिर भगवान दास, शाहजहां खुर्रम या फिर भारमल। तो ये हो जाएगा शहजादा खुर्रम ने जहांगीर के टाइम में दक्षिण में की थी, ये याद रखना है, आईने दशाला की शुरुआत की थी। तो जो दशाला प्रणाली की शुरुआत थी, ये दशाला प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत पहले की थी अकबर ने। ये प्रथा क्या थी, तो इसके प्रथा के अंदर जो था पिछले 10 वर्ष के लिए दिए गए जो नगद लगान था उसका औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया जाता था। कितना, 1/3। अगला बात करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव या फिर इब्राहिम गर्दी या मल्हार राव। तो इसमें हो जाएगा सदाशिवराव ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठों का पेशवा था कौन। ये बालाजी बाजीराव, माधवराव, सदाशिवराव या इनमें से कोई नहीं। तो इनके पेशवा थे बालाजी बाजीराव, लेकिन मराठा सेना का नेतृत्व किया था सदाशिव भाव। शिवाजी की जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें पागा क्या था, वो नियमित सेना थी। अगला है मोहम्मद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। यह मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय या आलमगीर। तो मोहम्मद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। मुगलों का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले जाने वाला आक्रमणकारी कौन था। नादिर शाह, चंगेज खां, अहमद शाह अब्दाली या फिर ब्रिटिश शासक। तो ये थे नादिर शाह। जो नादिर शाह था वो मयूर सिंहासन को अपने साथ लूट कर ले गया था। जो मयूर सिंहासन, इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था शाहजहां ने। इसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता मयूर सिंहासन को। ये सोने से बना था यह सिंहासन, इसकी कीमतें जो है रत्नों से जड़ी थी। इसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता था और ये सोने से बना था तथा ये कई कीमती रत्नों से भी जड़ा हुआ था। और इसमें जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा भी मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। और शाहजहां अपने दरबारियों के बीच इसी सिंहासन पे बैठता था। किस पे, मयूर सिंहासन पे शाहजहां। और इसे लूट कर ले गया था नादिर शाह। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षक या विनय पिटक। तो इसमें ऑप्शन भी हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द प्रयोग किया गया है। गुप्त काल का प्रमुख खगोल शास्त्री कौन था। ऑप्शन है आर्यभट्ट, नंदी भट्ट, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर। तो जो वराहमिहिर था ये गुप्त काल का प्रमुख खगोल शास्त्री था। जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन है, वृहत संहिता। वृहत संहिता किसकी पुस्तक है अगर पूछा जाए तो ये है वराहमिहिर की। इसमें जो है नक्षत्र विद्या और भूगोल से संबंधित विषयों का वर्णन मिलता है। मुगल कालीन राज्य की भाषा क्या थी। तुर्की, उर्दू, हिंदवी या फारसी। तो फारसी मुगल कालीन राज्य की भाषा थी। अगला है किस मुगल शासक ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या बाबर। तो औरंगजेब ने मुगल शासक में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच गरम दल के नेता के रूप में 3 लोग प्रसिद्ध थे जिनका नाम था। ऑप्शन है लाल बाल पाल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, सुभाष पटेल नेहरू, महेंद्र, नरेंद्र और सत्येंद्र। तो ये हो जाएगा लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र के थे और विपिन चंद्र पाल जो कि पश्चिम बंगाल के थे। जो ये लोग थे वो अंग्रेज के जो सुधारवादी कार्य से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए ये पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। और इन लोगों ने अपने राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को उग्र रूप में चलाया भी था और ये राष्ट्रवादी आंदोलन में लाल बाल पाल के नाम से विख्यात हुए। अगला है रोलेट एक्ट पारित होने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने त्यागपत्र नहीं दिया था। ये याद रखिएगा, नहीं दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर मजरूल हक या फिर अजमल खां। तो इसमें हो जाएगा अजमल खां। अच्छा, रोलेट एक्ट आया कब था। ये आया था 1919 में रोलेट एक्ट आया था। अगला है किस मुगल बादशाह के मकबरे में केंद्रीय गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। तो इसमें है
बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो इसमें हो जाएगा अकबर। अकबर का जो मकबरा है उसमें केंद्रीय गुम्बद का निर्माण नहीं किया है, यानी कि बाबर, हुमायूं और जहांगीर के गुम्बद में यानी कि बाबर, हुमायूं और जहांगीर के मकबरे में केंद्रीय गुम्बद का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से किसके प्रयास से 1872 में देशी बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया था? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी श्रद्धानंद, लोकमान्य तिलक। तो ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 में देशी बाल विवाह एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, मुंबई से 1831 में प्रकाशित समाचार पत्र जामे जमशेद किस भाषा में निकलता था? ऑप्शन है गुजराती, मराठी, फारसी या हिंदी। तो ये हो जाएगा गुजराती भाषा में मुंबई से प्रकाशित होता था जामे जमशेद पत्र। नेक्स्ट है, पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 में कोलकाता से किस नाम से निकाला गया? बंगाल मिरर, बंगाल गजट, ब्रिटिश हेराल्ड या फिर संवाद कौमुदी। तो इसमें हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1860 में। कहाँ से हुआ था? कोलकाता में। अच्छा, इसका प्रकाशन किसने किया था? ये किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। जब तक ब्रिटिश जब नहीं आए थे, यानी कि ब्रिटिश के आगमन से पहले देश में, भारत में समाचार पत्र जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन उनके आने के बाद जब अंग्रेज शासन आया तो उनकी आलोचना करने के लिए ये एक अंग्रेज कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने ही सर्वप्रथम बंगाल में ही बंगाल गजट निकाला था, लेकिन इनका प्रेस जल्द ही जब्त कर लिया गया था, क्योंकि बंगाल गजट जो कि अंग्रेजी शासन के आलोचना करने के लिए था और भारत में अंग्रेजों का शासन चलता था, इसलिए बंगाल गजट को जल्द ही जब्त कर लिया गया था। अगला है, अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र के संस्थापक या संपादक कौन थे? तो यह हो जाएगा मोतीलाल घोष, तिलक, राणा डे या फिर योगानंद शास्त्री। तो इसमें हो जाएगा मोतीलाल घोष। जो मोतीलाल घोष थे ये अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने वाले जो ग्राम अधिकारी थे उनके समूह को क्या कहा जाता है? बात कर रहा है विजयनगर साम्राज्य की। वहाँ पे जो ग्रामीण इकाइयाँ थी उन पर जो शासन करने वाले ग्राम अधिकारी थे उनके समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आयंगर, नायंगर, संतेवा या तलर। तो हो जाएगा आयंगर। आयंगर ये कहाँ थे? विजयनगर साम्राज्य में जो ग्राम के अधिकारी थे उन्हें कहा जाता था। अगला है, विजयनगर प्रशासन में गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? स्थल एवं सीमा, नातवार, मंडल या कोट्टम। तो ये हो जाएगा स्थल एवं सीमा। स्थल एवं सीमा को गांवों का समूह कहा जाता था। अगला है, विजयनगर काल में मंदिरों के पास सुरक्षित भूमि क्या कहलाती थी? उम्बली, देवदान या फिर भंडारवाद। तो ये कहलाती थी देवदान, यानी कि जो मंदिरों के पास सुरक्षित भूमि थी देवदान कहलाती थी। विजयनगर काल में कुदी से क्या तात्पर्य था? कुदी क्या था विजयनगर काल में? ऑप्शन है कृषक मजदूर, व्यापारी, पुरोहित या फिर सैनिक। तो जो विजयनगर काल में कुदी था वो एक कृषि मजदूर था। कृषि मजदूर कुदी कहलाता था। विजयनगर काल में युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले के परिवार को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में जो शौर्य प्रदर्शन करते थे उनको भूमि दी जाती थी और उन्हें वो क्या कहलाती थी? कुट्टागी, रत्त गोड़के, दशावंधा या मेलग्राम। तो ये कहलाती थी रत्त गोड़के। अगला बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था में प्रत्येक बाजार का एक अध्यक्ष होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है शहनाए मंडी, बरीद, मुनहियान या फिर पटवारी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए शहनाए शाहने। तो ऑप्शन हो जाएगा ए शहनाए मंडी। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपनी विशाल स्थायी सेना के खर्च के निकालने के लिए क्या किया था? बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी और इसी के तहत वो अपने जो राज्य के बाजार थे उसमें जो बिकने वाली वस्तुओं थे उनके मूल्य को नियंत्रण में लाने की कोशिश भी की थी। इसके लिए उसने विभिन्न अधिकारी भी नियुक्त किए थे और जो वो अधिकारी थे उनमें से एक था शहनाए मंडी जो कि बाजार का अध्यक्ष होता था। अगला बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के विषय में व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति से मिलती है, जिसका नाम क्या? बेसिकली जियाउद्दीन बर्नी की कृति कौन सी है ये पूछा है। ऑप्शन है तारीख फिरोज शाही, किताब रेहलन, फतवाए जहांदारी या फिर दलायत फिरोज शाही। तो ये हो जाएगा तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीतियों का वर्णन है।
खजाइनुल फुतूह पुस्तक के लेखक कौन थे? खजाइनुल फतूह पुस्तक के लेखक खजाइनुल फतूह पुस्तक के लेखक कौन थे? इसामी, अमीर खुसरो, बर्नी या फिर इब्ने बतूता। तो इसमें हो जाएगा अमीर खुसरो खजाइनुल फतूह के लेखक हैं। अगला है पतंजलि का जो महाभाष्य है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर आधारित है? अष्टाध्यायी, मनुस्मृति, रामायण या फिर विष्णु स्मृति। तो ये हो जाएगा अष्टाध्यायी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य था जिसको सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है गुप्त काल में भोग नामक कर का स्वरूप क्या था? पूछा जाए पहले तो भोग क्या था? ये एक कर था, किस काल का था? ये था गुप्त काल का। तो इसका स्वरूप का था क्या था? तो इसमें ऑप्शन है प्रतिदिन राजा को दिए जाने वाला फल फूल था, या फिर भूमि उत्पादन का छठा हिस्सा, या फिर युद्ध काल में लिया गया कर था, या मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद था। तो ये हो जाएगा प्रतिदिन, यानी कि जो डेली राजा को दिए जाने वाला फल फूल था, ये क्या था? ये भोग था। तो इसे याद रख सकते हैं कि हम लोग डेली पूजा करते हैं, भगवान जी को भोग चढ़ाते थे। तो प्राचीन काल में यानी कि गुप्त काल में राजा को क्या भगवान की तरह लोग मानते थे, उन्हें फल फूल चढ़ाते थे। इसलिए एक तरह से वो ऐसे कुछ भी बस निमोनिक बना के हम लोग बस याद कर सकते हैं। गुप्त काल में गज सेना का अध्यक्ष किस नाम से जाना जाता था? महासेनापति, महापीलुपति, महाश्वपति, दंडपाशिक। तो ये हो जाएगा महापीलुपति को गज सेना का अध्यक्ष कहा जाता था गुप्त काल में। गुप्त काल में निवास योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? वास्तु भूमि, सिल, क्षेत्र भूमि या अग्रहत। तो वास्तु भूमि। वास्तु भूमि मतलब निवास करने भूमि या गुप्त काल में कहा जाता था। बिना लेन देन के योग्य वर्ग के साथ किया गया विवाह निम्नलिखित में से कौन सा विवाह था? ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, प्रजापत्य विवाह या फिर गंधर्व विवाह। तो इसमें हो जाएगा प्रजापत्य विवाह। तो जो प्रजापत्य विवाह था वो बिना लेन देन के साथ विवाह किया जाता था, वो भी योग्य वर्ग के साथ। अब प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह थे। कौन कौन सा था? ब्रह्म विवाह था, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। जैन धर्म में ब्रह्म जगत के विषयों में प्रतिसम दुख सुख भाव को क्या कहा जाता है? सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा या फिर सम्यक विश्वास। तो ये हो जाएगा सम्यक आचरण। तो जो जैन धर्म था इसमें ब्रह्म जगत के प्रति सम्यक आचरण का अर्थ था कि सुख और दुख दोनों स्थिति में हमें समान आचरण प्रदर्शन करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सुख में बहुत ज़्यादा सुख हो जाए या फिर दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए। दोनों ही परिस्थितियों में मानसिक संतुलन की बात कही गई है, जो कि बहुत ही सही बात है, हम लोग को फॉलो भी करना चाहिए। नेक्स्ट है मोक्ष एवं निर्वाण प्राप्ति के लिए काया क्लेश की परिकल्पना निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर पाशुपत्य संप्रदाय। तो हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। जो जैन धर्म के उपासक थे ये काया क्लेश को अपनाकर कठोर व्रत का पालन करते थे, और इनका मानना था कि जो शरीर है उसको जितना अधिक कष्ट दिया जाएगा व्यक्ति निर्वाण के उतना ही नज़दीक होगा। इस धर्म में आज भी जो है केश लुंचन यानी कि बाल को नोच कर जड़ से उखाड़ने की परंपरा प्रचलित है, और उपवास के द्वारा देह त्याग की परंपरा भी प्रचलित है जैन धर्म में। जैन धर्म के 4 महाव्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ने वाले तीर्थंकर का क्या नाम था? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, महावीर, आदिनाथ या फिर ऋषभदेव। तो हो जाएगा महावीर। जैन धर्म था, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और इन्होंने 4 महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह एवं अस्तेय का प्रतिपादन किया था। लेकिन जो महावीर थे इन्होंने 5वां व्रत जोड़ा, कौन सा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा महावीर ने। वर्तमान महावीर का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? पावा, कुशीनारा, अमरावती या श्रावस्ती। तो ऑप्शन हो जाएगा पावा। जो पावा है वो महावीर का निर्वाण स्थल है। नेक्स्ट है अशोक के धम्म की परिभाषा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? ऑप्शन है विनय पिटक, त्रिरत्न, राहुलोवाद, सुत्त या फिर दीर्घनिकाय। तो ये हो जाएगा राहुलोवाद। सुत्त से अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है। जो अशोक ने जो अपनी प्रजा के लिए नैतिक उत्थान के लिए जिस आचार्य और व्यवहार संहिता के पालन की बात की थी, उन्हीं बातों को अब से अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा गया है, और जिसकी विषय वस्तु राहुलोवाद सुत्त नामक ग्रंथ से मिलती है।
महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सी जगह है? बोध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती या फिर सारनाथ। तो ये हो जाएगा कुशीनगर। अगर हम लोगों ने अभी पढ़ा महावीर का, तो उनका था पावा और गौतम बुद्ध का है कुशीनगर। अशोक अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया पहुंचे थे? ऑप्शन है 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 8वें वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 10वें वर्ष। जो अशोक ने धम्म के प्रचार और प्रसार और निरीक्षण के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में राज्य की तरफ से धम्म यात्रा निकालते थे अशोक, और इसी आदेश के तहत अपने शासन के 10वें वर्ष में वे बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी पहुंचे थे। सर्वप्रथम किस विद्वान ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किस अधिकारी को कहा जाता था? तो ऑप्शन है सेना की सामग्री एकत्रित करने वाला, ऑप्शन बी राजकोष का मुख्य अधिकारी, या राजकीय आदेश को लिपिबद्ध करने वाला, या फिर उद्योग धंधों का प्रमुख। तो ये जो राजकोष का मुख्य अधिकारी था इसे सन्निधाता कहा जाता था। अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली लाने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज तुगलक, या अकबर, या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये जो है अशोक का जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख था वो टोपरा से दिल्ली लाने वाला शासक था। नेक्स्ट है अशोक के 14 शिलालेखों में से किस शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई है? प्रथम शिलालेख, 5वां शिलालेख, या फिर 9वां शिलालेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा प्रथम शिलालेख। यहाँ से पीसीएस 2022 में सीधा सीधा अशोक के शिलालेख से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अशोक के शिलालेख थे कितने? अशोक के 14 शिलालेख हैं। तो इनमें से पहले में बात की गई है पशु बल की निंदा की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 28 अध्यक्षों का वर्णन है, जिसमें से आकराध्यक्ष से संबंधित विभाग का नाम क्या था? ऑप्शन है वाणिज्य का अध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, या फिर वेश्याओं का निरीक्षक। तो ये हो जाएगा खानों का अध्यक्ष। जो खाने होती थी उनके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? आकराध्यक्ष। नेक्स्ट है 1793 का सुप्रसिद्ध कार्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? ऑप्शन है शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण, शक्तियों का सुदृढ़ीकरण, या फिर शक्तियों का विस्तारीकरण। तो इसमें हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। जो कार्नवालिस का कोड था उसमें शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत क्या था? जो जिला कलेक्टर था उसके पास सिर्फ कर से संबंधित शक्तियां रह गई थी, और जो न्यायिक और फौजदारी अधिकार थे वो उससे छीन लिए गए थे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो ये हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। बंगाल में हुए प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह का विवरण किस पुस्तक में मिलता है? आनंद मठ, गीतांजलि, नील दर्पण, या फिर इनमें से तीनों। तो ये हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का विवरण मिलता है। ब्रिटिश काल में गोमधर कुंवर का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से था? ऑप्शन है खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, भील विद्रोह, या फिर संथाल विद्रोह। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह से गोमधर कुएं का संबंध है। अंग्रेज थे जो अंग्रेजों ने असम के लोगों के साथ बर्मा युद्ध के समय किए गए वादों को पूरा नहीं किया था। मतलब जब बर्मा युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने असम के लोगों के साथ जो भी वादे किए थे वो बर्मा युद्ध के समय अंग्रेजों ने पूरे नहीं किए। इसके साथ ही उन्होंने जो अहोम प्रदेश था उसको अपने राज्य में मिलाने की कोशिश भी की थी। तो इसी असंतोष की वजह से असम में अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह किया था। त्रावणकोर रियासत के दीवान वेलाटम्पी का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ऑप्शन है सहायक संधि, भूमिकर विद्रोह, नमक कर से, या फिर उत्तराधिकार से। तो ये हो जाएगा सहायक संधि से। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले बाबा राम सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से था? तो यह है पावना विद्रोह, रंपा विद्रोह, कूका विद्रोह, या फिर दक्कन विद्रोह। तो ये हो जाएगा कूका विद्रोह। कूका विद्रोह से संबंध था बाबा राम सिंह का। बंगाल के तेभागा आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन है भूमिकर के खिलाफ, पुलिस दमन के खिलाफ, बेदरवली के खिलाफ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा भूमिकर के खिलाफ था बंगाल का तेभागा आंदोलन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था?
ऑप्शन है 1936 के फैजपुर अधिवेशन, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन या फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन और 1924 का बेलगांव अधिवेशन। तो इसमें हो जाएगा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। तो जो कांग्रेस में वामपंथी प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष चुने जाने से हुआ था। गांधी जी के अथक प्रयासों के बावजूद गांधी जी के समर्थित सदस्य पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने जो है बोस जी अध्यक्ष बने थे और बोस की अध्यक्षता में ही स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता 1925 का बेलगांव अधिवेशन, क्योंकि इसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। अगला है 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी नेहरू के द्वारा। यहीं पर रावी नदी के तट पर स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस जगह का संबंध गुप्तकालीन ईंटों से बने मंदिर से है? ऑप्शन है ऐहोल, भीतरगांव, पुरी या ग्वालियर। तो हो जाएगा भीतरगांव मंदिर जो गुप्त काल के ईंट है उससे बने हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल के खोजकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। तो और हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये की थी दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज किस की गई थी। और अच्छा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो ये दोनों साथ में ही आते हैं और दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है अकबर द्वारा स्थापित फतेहपुर सीकरी के इमारतों को पत्थर में रोमांस की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी थी? स्मिथ ने, फर्गुसन ने, एल बाशम ने या फिर जेम्स प्रिंसप ने। तो ये हो जाएगा फर्गुसन ने। नेक्स्ट बात करेंगे सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल जो कि अमृत शहर को अकबर से दान में प्राप्त करने वाले सिख गुरु कौन थे? सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा है? ये अमृतसर है। इसको अकबर से दान में प्राप्त किया था। तो किस सिख गुरु ने प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा गुरु रामदास ने। जो अकबर थे, अकबर ने गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए दान में दिया था 500 बीघा जमीन, ये याद रखना है। और अकबर का सभी धर्मों के प्रति उदार दृष्टिकोण था, इसलिए अकबर ने गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना करने के लिए दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे किस मुगल सम्राट ने जन्मदिन के अवसर पर तुलादान की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या फिर औरंगजेब ने। तो ये हो जाएगा हुमायूं ने। जो तुलादान की प्रथा थी वो हुमायूं द्वारा प्रारंभ की गई थी और ये प्रथा हिंदू परंपरा से ली गई थी। इस प्रथा में क्या था कि व्यक्ति को सोना चांदी के सिक्के से तोला जाता था और जो तोलने के बाद उन सिक्कों को क्या किया जाता था? गरीबों में बांट दिया जाता था। और इस प्रथा को अकबर और जहांगीर जो है उन्होंने भी इस प्रथा को जारी रखा था, लेकिन इसकी शुरुआत की थी हुमायूं ने। फतेहपुर सीकरी स्थित क्या है? बुलंद दरवाजा। वो अकबर के किस प्रांत विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो इसमें हो जाएगा गुजरात विजय। तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्व का राइफल नाम से विख्यात चित्रकार कौन था? मंसूर, बेहजाद, अब्दुल समद या फिर बिशनदाद। तो ये हो जाएगा बेहजाद, जिसे पूर्व का राइफल कहा जाता था। नेक्स्ट है जहांगीर का मकबरा किस स्थान पर है? लाहौर, औरंगाबाद, आगरा या फिर दिल्ली। तो इसमें हो जाएगा लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है 40 स्तंभों के महल का संबंध किस किले से है? इलाहाबाद का किला, आगरे का किला, लाहौर का किला या फिर आमेर का किला। तो इसमें हो जाएगा इलाहाबाद का किला। तो अकबर ने अपने शासनकाल में आगरे के किले, इलाहाबाद के किले और लाहौर के किले 3 किलों का निर्माण कराया था। जो इलाहाबाद के किला है उसके अंदर 40 स्तंभों वाला महल है। दिल्ली से स्थित पुराने किले के किलाए कोहना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेर शाह के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे वल्लभाचार्य तथा उनके पुत्र विट्ठल दास के 8 शिष्य थे, उनका नाम सम्मिलित क्या था? तो अष्टछाप, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान या फिर अष्टकलज। तो जो वल्लभाचार्य थे उनके पुत्र विट्ठल दास के 8 शिष्यों को किस नाम से जाना जाता था? उन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज। अच्छा, अष्टप्रधान ये शिवाजी के दरबार में थे। नेक्स्ट बात करेंगे अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी? रहीम को, बीरबल को, तुलसीदास या फिर जायसी को। तो ये हो जाएगा बीरबल को अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है प्रेमवर्तिका नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है रस खान, सूरदास, कुंभन दास या फिर नरहरि। तो ये हो जाएगा रस खान, इन्होंने प्रेमवर्तिका नामक पुस्तक की रचना की है।
नेक्स्ट बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा दी थी? भारत में धन के निष्कासन सिद्धांत को। जो दादा भाई नौरोजी हैं वो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। तो वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिशों द्वारा जो भारत का शोषण हो रहा था उनकी तरफ लोगों का ध्यान खींचा। और उनकी पुस्तक कौन सी है? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है अन ब्रिटिश इन रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके राइटर हैं दादा भाई नौरोजी। उसमें ही इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत की चर्चा की है। नेक्स्ट बात करेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई थी? एम.एन. रॉय, लाला लाजपत राय, वी.वी. गिरी या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहली बैठक की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1934 में लखनऊ में। अंग्रेजों के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रावधानों से बचने के लिए किस अखबार ने रातों रात अपने को अंग्रेजी अखबार में परिवर्तित कर लिया था? अमृत बाजार पत्रिका, भारत मित्र, सोम प्रकाश या फिर बम्बई दर्पण? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में आया था? तो ये आया था लीटन के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट बात करेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध निम्नलिखित में से किस अखबार से था? सोम प्रकाश, बंगवासी, ज्ञानदायिनी या फिर भारत मित्र? तो ये हो जाएगा सोम प्रकाश। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकारा गया था? लाहौर का 1929 का अधिवेशन, कलकत्ता का 1928, कराची 1920 या फिर मद्रास 1927? तो इसमें हो जाएगा 1927 मद्रास का अधिवेशन सर्वप्रथम पेश किया गया था। ये याद रखना है पूर्ण स्वाधीनता की मांग को। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? ये हो जाएगा कराची अधिवेशन 1943 में। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र कहाँ तक था? क्या सिर्फ कलकत्ता में, पूरा बंगाल, बंगाल एवं बिहार या फिर कंपनी का पूरा साम्राज्य? तो ये हो जाएगा सिर्फ कलकत्ता में था। पाकिस्तान की प्रथम मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में, प्रथम बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस सुधार के तहत सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों के लिए क्या किया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा, मातंगिनी हजारा, सरोजिनी नायडू या फिर सुधा जैन? तो मैडम ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। नेक्स्ट है, अवतारवाद का संपुष्टीकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा ये भागवत धर्म के लक्षण थे। किस युग के थे? आरंभिक वैदिक युग के थे, उत्तर वैदिक युग के थे, मौर्य युग के थे या फिर गुप्त काल के थे? तो ये थे गुप्त काल के। तो गुप्त काल के में ही विष्णु के अवतारों की पूजा की जाती है और गुप्त काल में ही विष्णु की भी पूजा की जाती है। हम लोगों ने पीछे भी ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्नु ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है जिसके दो प्रमुख चरित्र हैं। एक तो है नागसेन, तो दूसरा कौन है इसमें? ऑप्शन ए कनिष्क, मिनांडर, यूथिडिमस या फिर अंतियाल सिदस? तो इसमें हो जाएगा मिनांडर, नागसेन और मिनांडर। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत को दान देने से अर्जित धार्मिक पुण्य, बौद्ध मठ से संबद्ध संपत्ति, बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन या फिर बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था? तो इसमें हो जाएगा बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन, बौद्ध मत में उपसंपदा पद से संबंधित है। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ स्थिरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में टूटा था। कब टूटा था? प्रथम धर्म सभा में, द्वितीय धर्म सभा में, तृतीय धर्म सभा में या फिर चतुर्थ धर्म सभा में? तो ये टूटा था द्वितीय धर्म सभा में। नेक्स्ट है, मोक्ष के लिए मठवासी रूप में जीवन यापन आवश्यक है किसके अनुसार? अशोक के धम्म के अनुसार, जैन मतानुसार, भगवत गीता अनुसार या फिर कठोपनिषद के अनुसार? तो ये जैन मत के अनुसार मोक्ष के लिए मठवासी रूप में जीवन यापन करना आवश्यक है।